नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कल हैप्पीनेस डे के दिन से शुरू हुई बीजेपी की खुशियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज दिल्ली में 21 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया और खबर यह भी है कि बसपा और सपा के एक एमएलए जिन्होंने मुलाकात की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, संजू कुशवाहा और बबलू शुक्ला। हालांकि सपा ने एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने और कहा था कि कांग्रेस के साथ बीजेपी ने ये गलत किया है और आलोचना की थी। ट्वीट मुझे शब्दशः याद नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक एमएलए है तो दल बदल कर ही सकता है। कोई बहुत एक जगह 2 है और एक जगह 1 है तो कोई बहुत उस पर दल बदल लागू होगा नहीं। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो जो पूर्व एमएलए है, माफ कीजिए अभी एमएलए हुए नहीं, वो तो गए। सपा और बसपा भी जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा आज फिर पिक्चर में थे, उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, सिंधिया जी खुद भी सामने थे। सब सारे विधायकों ने स्वागत किया, पूर्व विधायकों ने, माफ कीजिए जो मंत्री भी रहे उनमें से कुछ सारे लोगों का स्वागत किया गया। पार्टी की रीति नीति जो है वो सिखाई गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, अभी तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज दिल्ली गए। दिल्ली जाके उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्हें बताया कि किस तरह से उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हुई और उन्हें अपदस्थ कर दिया गया। एक खबर और भी है कि अब चूंकि मार्च का महीना चल रहा है तो बजट पेश करना ही होगा गवर्नमेंट को, तो संभवतः लेखानुदान लाएगी नई वाली जो सरकार है वो, और उसके बाद जो विधिवत बजट है वो 31 मार्च को आ सकता है। तो कुल मिला के आने वाले दिन बहुत सारी हैपनिंग से भरे हो सकते हैं। इनको दोबारा चुनाव के मैदान में ले जाना पड़ेगा और संभवतः मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा जब 24 सीटों के लिए, 24 सीटों के लिए माफ कीजिए, एक साथ बाई इलेक्शन होगा। 25वीं सीट का विवाद चल रहा है। शरद कोल को हालांकि स्पीकर ने हटा दिया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और संभवतः आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बहुत सारे नेता आज राज्यपाल से मिले और उन्हें कहा कि एक पार्टी की तरफ झुके हुए हैं स्पीकर। हालांकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव कहा जा सकता है, क्योंकि स्पीकर को डायरेक्शन देने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है इस तरह का कि वो सदस्यता स्वीकार करे या नहीं। आपने देखा होगा 2 दिन की सुनवाई के दौरान उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तत्काल स्वीकार करके कोर्ट को बताइए। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल भी ये नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि ये सुगबुगाहट जो है वो इस तरह इशारा करेगी कि जो मौजूदा स्पीकर है उन्हें हटाकर बीजेपी की जो सरकार है वो अपना नया स्पीकर लाए। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में हैपनिंग लगातार चलती रहेगी। बहुत सारी खबरें हैं जो पैदा होंगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ये बयान आज उन्होंने दिया अधिकृत तौर पर कि 2 दिन के अंदर आप एमपी में नई सरकार देखेंगे। तो क्या फिर भाजपा, फिर शिवराज? बहुत सारे मसले हैं जिन पर बात करेंगे और जो मौजूदा पैनल है उससे कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन आज आपको जो प्रमुख 3 बयान हैं आज के जो दिल्ली से आए वो सुनवाते हैं, सुनिए। पूछ लिया, हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आगे अब क्या? और जो अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने किया था, अब आपके सामने स्पष्टता आ गई है। और मैंने आपको सदैव कहा था कि स्वतः ही लोग आपको बताएंगे और स्वतः ही सबने आपको बताया है। मैं समझता हूँ 2-3 दिन में सरकार बन जाएगी पूर्ण तौर पे, आई होप। कुछ निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं। इस मामले में बकायदा नड्डा जी से भी संपर्क किया गया है। इस मामले पे क्या? नहीं, नड्डा जी से किया ये नहीं मालूम है, पर संपर्क में आ रहे हैं ये सच है। कितने विधायक हैं? 4-5। नहीं, हमने स्वागत किया है और निश्चित रूप से इससे पार्टी भी मजबूत होगी और जो लोग विकास पसंद करते हैं राजनीति के अंदर, वे सब कांग्रेस से लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आने वाले समय में पता लग जाएगा और हमारे यहाँ तो जो भी बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। इसके साथ तो अभी 2 मेहमान हैं हमारे साथ, उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है नरेंद्र जी का। और दूसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे गिरिजा शंकर जी से। गिरिजा जी, अब क्या फिर भाजपा, फिर शिवराज? ये तो बहुत स्पष्ट है। सरकार भी कांग्रेस की गिरने के बाद जो है नंबर गेम के लिहाज से भी, और चूंकि 2 पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश की राजनीति में है, तो जाहिर है कि ये मौका जो है वो बीजेपी के हाथ है सरकार बनाने का। अब लोगों की जो उत्सुकता है वो इसी बात को लेकर है कि सरकार का गठन
कितनी जल्दी और कब होता है और उस सरकार का को लीड कौन करेगा। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि फिर भाजपा, फिर शिवराज, एक जो उन्होंने नारा दिया था वो तो नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। संभावना तो वही दिख रही है। आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के खिलाफ जो सिंधिया जी के इस्तीफे से के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ और जो पूरा अभियान चला, जहां पर राज्यपाल से जाना है, मिलना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जहां भी जाना है, आज भी आप देखिए गवर्नर से मिलने के बाद जो पार्टी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ में थे, लेकिन सारी बातचीत जो है वो शिवराज जी ने की। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से इस पूरे अभियान की अगुवाई उनको सौंपी गई है, मैं नहीं कहता कि अगुवाई वो अपने मन से कर रहे हैं, जब तक उनको सौंपा नहीं जाएगा वो नहीं कर सकते। तो यदि ये अगुवाई सौंपी गई है तो संभवतः ये है कि आगे सरकार की अगुवाई भी उनको करने को मिले, लेकिन इसको निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। तो नरेंद्र जी, ये जो शरद कोल वाला जो मामला हुआ पूरा, शरद कोल की रवानगी स्पीकर ने की, अब इंटाइटल है वो हमने 2-3 बार देखा है कि बर्खास्त वालों को भी वापस बुलाया गया है एमपी की विधानसभा में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 नाम गिरजा जी को जरूर से याद होंगे कि ऐसे प्रसंग आए हैं, तो वो स्पीकर ही उसे वापस कर सकते हैं। फिर राजभवन जाने से क्या आपको लगता है कि आपका मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल। देखिए प्रवीण जी, जैसा कि आप स्वयं बता रहे हैं कि यदि एक स्पीकर ने कोई डिसीजन लिया है तो उसको रिवोक करने का काम भी स्पीकर कर सकता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं है। हालांकि शरद कोल जी ने उनसे अपील की है और जैसा कि विधानसभा सचिवालय से सूचना आई थी कि उनका शायद स्वीकृत नहीं किया गया है, परंतु कहीं ना कहीं इसमें अभी कन्फ्यूजन है। उसी तारतम्य में महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ पर आपत्ति हमारे नेतागणों ने दर्ज कराई है और जैसा कि अब दिख ही रहा है, स्पष्ट है कि सरकार बदलने जा रही है, नई सरकार गठन होने जा रही है, तो उसके साथ में विधानसभा अध्यक्ष भी बदले ही जाएंगे, ऐसी मैं संभावना व्यक्त करता हूं। तो नए विधानसभा अध्यक्ष आएंगे, वो निश्चित रूप से शरद कोल जी को राहत प्रदान कर सकते हैं। हालांकि उन्हें हटाया जाता है एक विशेष प्रावधान के तहत स्पीकर को, और हैरत की बात यह है कि वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था परसों के सरकार के जाते ही स्पीकर चले जाते हैं, और बहुत सारे वकीलों ने तत्काल कहा कि नहीं ये गलत है, और नो 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 की आवाज़ें जो हैं वो कोर्ट के अंदर से आ रही थी। हमारे साथ गिरजा जी हैं, गिरजा जी से बात इस संदर्भ में करेंगे। गिरजा जी, आज ये जब पहली बार शिवराज जी राजभवन गए तो उन्होंने वो 106 लोगों की लिस्ट लेके गए, वो माइनस मान के चल रहे थे कि नारायण त्रिपाठी जो है वो हमारे साथ नहीं है। अगले दिन जिस दिन फ्लोर टेस्ट संभावित था उस दिन भी नारायण त्रिपाठी ये कहते रहे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं जाएगी। वो तो आए साथ में, अभी भी हालांकि 106 हैं शरद कोल को अगर हम अभी माइनस माने तो। ये बाकी के निर्दलीय, बाकी सपा बसपा के एक एमएलए ये भी अब चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े प्रबंधक के तौर पर इमेज रखने वाले कमलनाथ जी से कोई चूक हो गई, उन्हें नहीं पता था कि कौन उनके साथ है और कौन नहीं? ये तो बहुत स्पष्ट है कि जब 10 एमएलए दिल्ली गए, हालांकि तब वो बीजेपी के संपर्क में थे या उनको जो तथाकथित बंधक बनाया गया था नहीं बनाया था स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जो 10 एमएलए गए और जिसको कि कांग्रेस के नेताओं ने समझा बुझाकर वापस लाया, जो कांग्रेस में वापस आ गए, उसके बाद जो अलर्टनेस पार्टी लीडरशिप को, खासकर मुख्यमंत्री को जो पार्टी अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जो अलर्टनेस दिखाना था वो शायद कहीं चूक हुई और कुछ दिनों बाद ही 19 एमएलए जो हैं वो बेंगलोर पहुंच जाते हैं और मालूम नहीं पड़ता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो रणनीतिक रूप से कहें या अलर्टनेस के रूप में कहें, कहीं ना कहीं वो चूक हो गई है और उसी चूक का परिणाम है कि सरकार गिर गई उनकी। उससे बड़ी जो चूक मैं मानता हूँ, चूक कहूँ या रणनीतिक गलती कहूँ मैं, कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे सार्वजनिक रूप से, जब सार्वजनिक रूप से इस तरह नाराजगी व्यक्त कर रहे थे तो पार्टी फोरम में उन्होंने क्या क्या अपनी बात रखी होगी ये हम समझ सकते हैं। ठीक बात है, जब पब्लिकली वो इतना तल्ख बोल देते थे, मीडिया के सामने तल्ख बोल देते थे, तो बावजूद इसके उनकी उस नाराजगी को या उनके असंतोष को या उनकी शिकायत को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, भोपाल के जो लीडरशिप है वहाँ भी, जो दिल्ली की लीडरशिप है वहाँ भी, तो ये हैरान करने वाली बात है। मैं इसको चूक नहीं मानूंगा
क्योंकि या तो पार्टी लीडरशिप चाहती ही थी कि सिंधिया से मुक्ति मिल जाए, या सिंधिया को उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि उनके जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शायद ये उनकी सोच रही हो। लेकिन जो रियलिटी सामने आई, एक बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ चले गए, और जो विधायक पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर गए, उनमें सिंधिया समर्थकों के अलावा भी विधायक हैं, जैसे विशाल सिंह, केपी कंसाना जी, केपी सिंह जी, तो ये तभी तमाम लोग जो कोई सिंधिया से अलाइन लोग नहीं थे। ठीक बात है, सब दिग्विजय सिंह के आदमी हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में गए। इसका मतलब ये है कि जो पार्टी के अंदर जिस तरह का असंतोष या जिस तरह की खलबली मची हुई थी, उसको आंकने में चूक हो गई, या ओवर कॉन्फिडेंस में उसको नजरअंदाज किया गया। मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, 1967 में जब संवित सरकार बनी, कांग्रेस के सरकार का पतन हुआ था, तब लगभग ऐसा ही सीन था। तब भी जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो एक बहुत वरिष्ठ नेता जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, द्वारका प्रसाद मिश्रा जी, कमलनाथ की तरह बहुत सीनियर लीडर थे उस वक्त के। और उस वक्त जब गोविंद नारायण सिंह को उन्होंने अपनी कैबिनेट में नहीं लिया, जो पहले थे उनकी कैबिनेट में, तो उसके बाद वो असंतोष शुरू हुआ। पार्टी के लोगों ने, खासकर उन जो संसदीय सचिव थे उस वक्त, राजेंद्र शुक्ला, जो उनके रिलेटिव भी हैं, तो उन्होंने उनको बताया कि मिश्र जी को कि साहब ये पार्टी में बड़ा संतोष है, और गोविंद नारायण सिंह के इर्द गिर्द जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने उसको इस रूप में लिया कि जैसे जो प्रतिक्रिया कमलनाथ जी की थी कि सड़क पर उतर रहे हैं, सीधे तो उतर जाए सड़क पर, लोग लगभग ऐसा ही अंदाज उनका था कि वो बागी हो रहे हैं, होने दो, मैं विधानसभा भंग कर दूंगा, मैं इनको मजा चखा दूंगा, मैं, कुछ इस तरह का अंदाज था। और हालत ये हुई कि 26 विधायक फ्लोर क्रॉस करके चले गए विपक्ष में, और सरकार कांग्रेस की गिर गई, और संयुक्त सरकार बनी। एक और सिमिलरिटी दोनों में देखने को मिलेगी कि 67 में लगभग 6 या 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हो गई थी, सरकार नहीं बन पाई थी। केवल मध्य प्रदेश था जहां पर थोड़े बहुमत से सरकार बन गई थी। शायद वो सरकार बनने का उस माहौल में, जबकि 6-7 राज्यों में सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई, हार गई कांग्रेस, तो शायद उसका एक गुमान रहा हो कि देखिए हम सरकार बना के ले आए हैं। जैसे अभी भले ही वो स्पष्ट बहुमत न मिला हो, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां 67 को रिपीट करती है, और ये जो 67 का से सबक कांग्रेस कैसे नहीं ले सकी और कैसे इस तरह की गलती की, ये जरूर हैरान करने वाली बात है। ठीक बात है। तो गिरिजा शंकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वरिष्ठता का एक फायदा ये होता है दर्शकों को कि आपको बहुत सारी चीजें शायद पहली बार पता चली होंगी कि उस वक्त हुआ क्या था और कैसे इतिहास ने खुद को दोहराया। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल का रुख करेंगे हम। नरेंद्र जी कल भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनकी आंख में आंसू भी दिखे, कुछ वीडियो इस तरह के आ रहे हैं, और उसके बाद से कांग्रेस ने बहुत सारे ट्वीट किए, एमपी कांग्रेस ने, और उसने कहा कि आप फिक्र मत करिए, 2020 का 15 अगस्त का ध्वजारोहण जो है बतौर मुख्यमंत्री फिर से कमलनाथ करेंगे। तो कुछ सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी क्या आप लोगों को भी? ना देखिए, शेख चिल्ली की बातों पर अब क्या टिप्पणी करना, मुगेरी लाल के सपने देखने का सबको हक है। अब जिस तरह से कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी या वर्तमान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे कि मेरे पास में बहुमत है, मेरे पास में बहुमत है, और ऐसा 10-15 दिन तक का नाटक चलते रहा पूरे मध्य प्रदेश में। और कई ट्रांसफर, पोस्टिंग, नियुक्तियां होते रही, राजनीतिक नियुक्तियां होते रही, पूरे जो संवैधानिक नियुक्तियां थी आयोग उनमें नियुक्तियां होते रही। और मैं इस तरह का जो एक माहौल लोकतंत्र का पिछले 10-15 दिन में उड़ाया, उसमें हम देख रहे थे कि वो बार बार केवल एक ही दावा कर रहे थे कि हम पे बहुमत है, उन्होंने उनको बंधक बना रखा है। आज के आज सारे लोग मुक्त हो गए, सारे के सारे लोग दिख रहे हैं, और किस तरफ जा रहे हैं सबको दिख रहा है, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। तो जो विचार उनका कल था वही विचार आज है। तो मैं समझता हूँ कि जब इनकी विश्वसनीयता इन्होंने स्वयं ने खो दी है, तो इस तरह के ट्वीट करने से या इस तरह का जो अति आत्मविश्वास तो रोकूंगा नरेंद्र जी आपको। हमारे सहयोगी अनुराग है अभी एयरपोर्ट में, और जो मैंने खबर बताई थी कि 21 एमएलए बहुत लंबा सियासी हनीमून मनाने के बाद आज प्रकट हुए दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। अब वो शायद पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए होंगे एयरपोर्ट में। हमारे सहयोगी अनुराग बताइए क्या आपके पास नया अपडेट है?
देखिए, जो विधायक हैं वो अब से कुछ ही देर के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। खबर इस बात को लेकर है कि उनका जो प्लेन है वो अभी लैंड हुआ है और कुछ ही देर के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर भी निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार इन विधायक, जो कि पूर्व विधायक हो गए, इनकी सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर बंदोबस्त किए गए। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब विधायक यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने स्थान या विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे तो उनको बाकायदा एक फॉलोअर भी दिया जा रहा है, यानी कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इसके पीछे तर्क इस बात का भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे, उसी के तहत यहाँ पर पूर्व विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार, जो नई सरकार का गठन होने वाला है, उसके लिए सबसे अहम जो किरदार थे वो यही 22 विधायक थे जिनके बूते पर अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा देने के लिए भरपूर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। बीजेपी के नेता अभी यहाँ जाहिर सी बात है अनुराग, जाहिर सी बात है, अब वो सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए के तौर पर उनकी वापसी हो रही है। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा शुक्रिया बोलने से पहले कि एहतियात जरूर रखिए, कोरोना वायरस को लेके एक सुरक्षित अंतर से ही बाइट करने की कोशिश करिएगा और जो भी एहतियात इंतजाम जो उठाए जा सकते हैं सेहत के लिए वो जरूर उठाइए। बहुत धन्यवाद आपका। तीसरे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो जुड़ गए रवि सक्सेना, थोड़ा देर से आए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी का स्वागत है। रवि जी, ये सारे लोग बीजेपी में शामिल भी हो गए। आपके जो लोग जिनका आप साथ होने का दावा कर रहे थे, सपा के एमएलए जाके जेपी नड्डा साहब से मिलाए, एक आध दो दिन में शायद उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। उनके आने जाने के वीडियो हैं, जो बबलू शुक्ला है वो भी दिखे, इसके अलावा जो संजू कुशवाहा है वो भी दिखे बसपा के। तो क्या कुछ निर्दलीय भी गए, तो आपको क्या भ्रम था कि ये लोग साथ हैं या ये बाद में बदले पलटू राम है ये लोग? आपने जो दूसरा शब्द उपयोग किया वही है। और ये ऐसे लोग हैं जहाँ गुड़ होता है वहाँ ये भिनभिनाते हुए पहुँच जाते हैं। अच्छा। और आपको मालूम है मक्खियाँ जो होती हैं, जहाँ पे भी गुड़ दिखता है, जहाँ चाशनी दिखती है, वो चाटने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भी वही आपके पास भी चाशनी ही चाट रहे थे? निश्चित रूप से हमारे साथ थे, तो हमारे सहयोगी के रूप में थे। अच्छा। हम उनका सम्मान करते थे, उनका जो आदर था वो था। निश्चित रूप से अब वो वहाँ गए हैं, अगर आपने कहा दल बदलू बन के, तो निश्चित रूप से यही लगाया जाएगा कयास की जो मक्खियाँ हैं वो भुनभुनाती हुई गुड़ के पास पहुँच गई हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो लोग गए हैं, अब मैंने तो शायद आपसे परसों 2-3 दिन पहले कहा भी था, ईमानदारी, सच्चरित्रता, वफादारी, इन सब शब्दों की अब इस समय जो है कोई मतलब नहीं बचे हैं। अब इनके बारे में कुछ कहना, मैं समझता हूँ इन शब्दों का अपमान करना होगा। ये इन्होंने सारी चीज़ों को एक तरह से अपमानित कर दिया है। आज समाज इनको देख रहा है, ये देश इनको देख रहा है, ये प्रदेश इनको देख रहा है कि ये कितने पैसे में बिके हुए लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अपने क्षेत्र की जनता को भी इसी तरह से धोखा दिया है। बोली लगाई थी सर इनकी? नहीं, हम हमारे खुद के लोग थे तो हम कहाँ से बोली लगाएंगे? तो हमारे नहीं, ये निर्दलीय लोगों की हमारे निर्दलीय, आपने देखा कभी किसी ने अगर कहा हो कि हमने कुछ पैसे की बात की हो? ये हमारे को समर्थन दिया, इनकी पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, बीएसपी की पूरी मायावती जी ने समर्थन दिया था, पूरा अखिलेश यादव जी ने पूरा समर्थन दिया था। और जो निर्दलीय जीत के आए थे वो तो हमारे कांग्रेस परिवार के लोग थे। तो वही तो परिवार के लोग चटक गए तुरंत। नहीं, ठीक है ना, मैं क्या आपको कह रहा हूँ, आज वो निर्दलीय हैं, उनका कोई दल नहीं है, तो जो निर्दलीय हैं वो चले गए। ठीक है। और जिस तरह से गए हैं वो आपने देख लिया। तो मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज कम से कम इस कांग्रेस पार्टी की जो गंदगी है वो साफ हो गई। आज हमको मालूम पड़ गया कि कौन लोग हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो गए, इनका चरित्र बेनकाब हो गया। अब तो इनके परिवार में मैं समझता हूँ जब भी कहीं कोई बात होगी तो इनको यही कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गद्दारी करके अपनी पार्टी से। अब मतलब जो भी है कांग्रेस में बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल 24 कैरेट मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जो इतनी इन स्थितियों में छोड़ के नहीं गए हैं कांग्रेस पार्टी को, और उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के साथ, माननीय सोनिया जी के साथ, माननीय अरुण यादव जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, कांग्रेस पार्टी के साथ की है। तो निश्चित ही वो 24 कैरेट के हमारे खरे सोने हैं। गिरिजा शंकर जी, ये इंसान का मक्खी में परिवर्तित होने का कितना जल्दी वाला, बहुत कम घंटे में हुआ,
ये रवि जी को आपने सुना भी होगा। और दूसरा, ये जो दावा कांग्रेस ने किया, ट्वीट करके किया कि 2020 में 15 अगस्त का ध्वजारोहण तो बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे, इस दावे में कुछ दिखता है आपको? दोनों बातों पर आपका रिएक्शन। इस दावे पर अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी ये देखना है कि कांग्रेस के आने वाले दिनों में संगठनात्मक स्तर पर क्या स्थिति बनती है, क्या स्ट्रेटेजी बनती है। अभी ये तय नहीं है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसमें वो कायम रहेंगे और पार्टी के संगठन में काम करेंगे, या नेता प्रतिपक्ष बनना चाहेंगे, या मध्य प्रदेश की राजनीति वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि स्टेट की राजनीति में उनकी कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, कभी उनकी कोई सक्रियता नहीं रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कई मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से बताया कि मेरी कोई दिलचस्पी मध्य प्रदेश में आने में नहीं थी, मुझे जबरन भेजा गया, इसलिए मैं आ गया। तो ये भी संभव है कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति से अपनी विदाई कर लें और वो दिल्ली चले जाएं। तो जब तक कि ये तमाम स्थितियां क्लियर नहीं होती हैं कि यदि उनकी अनुपस्थिति में कौन पार्टी को लीड करेगा, या वो पूरी सक्रियता के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेंगे, ये थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए तब वो दावे पर हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। और ये जो इंसान का बहुत जल्दी मक्खी में परिवर्तित होना, ये जो बाकी के लोग जो छोड़ के चले गए, देखिए राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई बात करना मेरे लिए उचित नहीं है। अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है, उनके अपने मनस्थितियाँ होती है, तो उन नेताओं की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब तक आदमी साथ होता है तो वो अच्छा होता है, जब आदमी साथ नहीं होता तो खराब होता है। तो आम राजनीति के बाहर भी यही स्थिति लागू होती है। ठीक बात, लेकिन एक बात जरूर देखना होगा कि सरकार बनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ भी जो संशय बना हुआ है 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के लिए, वहाँ भी निगाहें रहेगी कि कितने जल्दी ये सरकार बनने की प्रक्रिया बीजेपी की पूरी होती है और कौन उसको लीड करता है। ठीक है, तो नरेंद्र जी, चुनौतियां आपके पास भी कम नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम आपके पास हैं। एमपी के इस संदर्भ में बात करूं, अभी तो एक वजन और आ गया, सिंधिया जी भी बहुत वजनी नाम है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, शिवराज जी तो खैर हैं ही और बड़ा चर्चित चेहरा भी है कि शिवराज जी तो लीडर है, और नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसले में सबसे ज़्यादा आरोप झेलने वाले और कांग्रेस के सामने दम से खड़े होकर रहने वाले, लगातार कुछ हद तक प्रताड़ित भी होने वाले, उनका भी वास्तविक दावा बनता है। तो इतने बड़े बड़े नाम कैसे एडजस्ट करेगी पार्टी? और दूसरी बात ये कि जो रवि जी कह रहे थे कि अचानक से इतना गुड़ कैसे आया आपके पास कि अब मक्खियां जो हैं वो पूरी सब आपकी तरफ वापस होने लगी? जी बिल्कुल, देखिए प्रवीण जी, जैसा कि आपने कहा, आपने बड़े बड़े नाम हमारे के नाम, भारतीय जनता पार्टी तो एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी अब नई पीढ़ी से भी नेतृत्व जो संभालने वाले हैं, उनका भी पार्टी ने आगे बढ़ा दिया है। तो निश्चित रूप से ना बिल्कुल दे, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कदम दर कदम नेतृत्व बढ़ते जाता है, नेतृत्व स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तो निश्चित रूप से अब देखिए आने वाले समय में जो हमारी विचार प्रक्रिया है उसके तहत हमारा नेतृत्व भी तय हो जाएगा, हमारा मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। जहाँ तक टिप्पणी रवि सक्सेना जी की है, तो मैं समझता हूँ वे स्वयं बहुत विद्वान हैं और बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं, लेकिन उनका जवाब आपने ही दे दिया था कि वे तो जिन लोगों पर गुड़ की वजह से परिवर्तन करने का आरोप लगा रहा हूँ, वे तो 6 लोग कांग्रेस के अंदर ही मंत्री थे, तो उनको तो कोई ऐसा लालच देने का संभव नहीं था। और सिंधिया जी जिस कद के नेता हैं और जितना सारा मध्य प्रदेश उनको जानता है, तो उनको किसी लालच में, प्रलोभन में या दबाव में लाने का सवाल नहीं उठता। तो ये तो केवल कांग्रेस की हताशा और निराशा और बौखलाहट है, खिसियाहट हम कह सकते हैं। अलबत्ता उनको बेहतर होगा कि स्वयं का चिंतन मनन करे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। शिवाजी जी पहले दिन ही आपकी पार्टी में उनका कद बता दिया शिवराज जी ने, और दूसरे दिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने बता दिया। ना देखिए इस तरह से भटकाने की कोशिश लोगों का कैसे सम्मान करते हैं कांग्रेस से गए हुए लोगों का, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। जो लोग आपके आज एक ही दिन के हीरो, बाद में ये जीरो, ये एक दिन के हीरो हैं। मैं आज चैनल पे देखे जा रहा हूं, चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जो निगाहें होंगी वो इसी बात को लेके होंगी कि राज तिलक होगा किसका, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा भी एक स्वाभाविक दावेदार की तरह हैं, शिवराज जी तो है ही एक चेहरा, या फिर क्या दिल्ली कोई तय कर देगा कोई एक नाम। और दूसरा ये भी कि जो सिंधिया जी के लोग जो बाई इलेक्शन में जीत के आएंगे, इन्हें एकोमोडेट कहाँ किया जाएगा,
लेकिन जो भी हो, बस प्रदेश की जनता उम्मीद इतना करती है कि अब जो भी सरकार आए वो स्थिर सरकार आए, ठीक से काम करे, पूरे समय उलझे ना रहे, पब्लिक के लिए सोचे जरूर। साथ साथ जाने से पहले लोगों से अपील जरूर करूंगा कि कल जो जनता कर्फ्यू का जो एक आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो कोशिश करिएगा कि घर में रहें और लोगों के बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे जाने से बचें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कोरोना का। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।